देखो, जब भी हम चाइना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर की इमेज सामने आती है। चाइना में बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हैं, हाईटेक सिटीज़ हैं, एक्सप्रेस वे हैं, बुलेट ट्रेन हैं। पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि चाइना में 50 से ज़्यादा घोस्ट टाउन है। अब घोस्ट सिटी से ये मत समझ लेना कि वहाँ भूत है, चुड़ैल है। एक्चुअल में चाइना ने अपने आप को तेज़ी से डेवलप करने के चक्कर में इतने सारे टाउन्स बना दिए हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता है और ये टाउन्स पूरी तरह से खाली पड़े हैं। इसके अलावा चाइना ने अपने यहाँ इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है कि उससे अब चाइना को बहुत कम रिटर्न आ रहा है। उल्टा चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस, प्रॉपर्टी क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस, डेट क्राइसिस खड़ी हो चुकी है और अब चाइनीज इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है। पिछले 3 सालों से चाइना की जीडीपी $17 ट्रिलियन पे ही अटकी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते चाइना एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। हमने अक्सर ये सुना है कि अगर किसी भी देश को तेजी से ग्रो करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ने लगती है, देश में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को फायदा पहुंचता है और ऐसा होता भी है। कई देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके अपने आप को डेवलप किया है। पर इस चीज़ पे अगर किसी देश ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो वो देश है चाइना। ये है 1990 का बीजिंग और ये है आज का बीजिंग। ये है 1990 का शंघाई और ये है आज का शंघाई। ये है 1990 का चाइना। और ये है आज का चाइना। आज के समय चाइना हाईवे में नंबर 1 है, एक्सप्रेस वे में नंबर 1 है, बुलेट ट्रेन में नंबर 1 है, स्काई स्क्रेपर्स में नंबर 1 है। 1990 तक भारत और चाइना दोनों इकोनॉमिक टर्म्स में लगभग एक बराबर ही थे, पर फिर चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हैवी इन्वेस्ट किया। चाइना ने 1992 से लेकर 2011 तक अपनी जीडीपी का 8.5% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। वहीं भारत ने सिर्फ 3.9%। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से चाइना की ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ने लगी, चाइना की जीडीपी तेजी से बढ़ने लगी, चाइना में लोगों की इनकम बढ़ने लगी, चाइना में पॉवर्टी तेजी से कम होने लगी, चाइना का ट्रेड बढ़ने लगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा था। तो देखो, इसके पीछे चाइना की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी छुपी हुई थी। 1990 में जब जापान मैन्युफैक्चरिंग में पीक पे था तो ग्लोबल कंपनीज जापान में मैन्युफैक्चर किया करती थी। वहीं चाइना के पास सिर्फ एक एडवांटेज था और वो था चीप लेबर का। जहां जापान में आबादी बढ़ नहीं रही थी, वहीं चाइना में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसके चलते चाइना में यंग वर्कफोर्स का नंबर तेजी से इंक्रीज हो रहा था, जिससे चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का खतरा भी बन रहा था। तो उस समय चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करना शुरू किया। रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जगह जगह पे पावर प्लांट बनाना शुरू किया, जिससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने लगी। शुरुआत में चाइना ने क्वालिटी प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय क्वालिटी के मामले में जापान बहुत आगे था। तो चाइना ने सस्ते प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। ग्लोबल कंपनीज को इनविटेशन दिया कि वो अपने सस्ते प्रोडक्ट को चाइना में बनाना शुरू करे और इस प्लानिंग में चाइना सक्सेसफुल भी हो गया। चाइना में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, ग्लोबल कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने लगी और फिर धीरे धीरे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा। 2010-11 तक चाइना के साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का ओवरडोज खतरनाक होता है। वही चाइना के साथ हुआ है। चाइना अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगा कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक बबल में फंसता जा रहा है। देखो, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट तो बहुत किया, पर प्लानिंग करने में चाइना चूक गया। चाइना ने पूरे देश में रोड बनाई, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर चाइना में 90 से 95% लोग ईस्ट साइड हान चाइना में रहते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई है कि चाइना की 2/3 रोड लो यूज़ है, जहाँ पे एवरेज शॉर्टफॉल 41.2% है। मतलब 100 लोगों को उस रोड पे ट्रैवल करना चाहिए, पर कर सिर्फ 59 लोग रहे हैं। वहीं चाइना के ईस्ट साइड में जो 1/3 रोड है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे उन रोड पे कंजेशन बढ़ रहा है, जिससे एवरेज ट्रैफिक सरप्लस 61.4% है। मतलब रोड बनाई गई है 100 लोगों के लिए, पर ट्रैवल 161 लोग कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना में 2009 में बुलेट ट्रेन शुरू हुई थी, जो बहुत सक्सेसफुल हुई। तो ये देख के चाइना ने बिना सोचे समझे पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलाना शुरू किया, जिसके चलते चाइनीज रेलवेज लॉस में जाने लगी। चाइना की मेजर इकोनॉमिक सिटीज जैसे कि बीजिंग, शंघाई, शेंजन में बुलेट ट्रेन प्रॉफिटेबल थी,
पर बहुत सी सिटीज में लॉस में जाने लगी क्योंकि वहां पे चाइनीज लोग बुलेट ट्रेन से ट्रेवल करना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। चाइना ने बिना दिमाग लगाए पूरे चाइना में बुलेट ट्रेन फैलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते चाइनीज रेलवे इस समय $1 ट्रिलियन लॉस और डेट में है। इसके अलावा अब चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी तेजी से बढ़ रही है। चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से 30% ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी तब उससे चाइना इफेक्ट नहीं हुआ था। वो इसलिए क्योंकि चाइना ने रियल एस्टेट में हैवी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। रियल एस्टेट कंपनीज को बहुत सारा कर्ज दिया, जिसके बाद रियल एस्टेट कंपनीज चाइना में हाउस, टाउन, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने लगी, जिससे चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटी बनी रही। जहां 2008 में दुनिया भर के देश इकोनॉमिक क्राइसिस की लपेट में आ गए थे, वहीं चाइना 10% से ग्रो कर रहा था। पर 2016 आते आते चाइना का ये मूव उन्हीं पे भारी पड़ने लगा। रियल एस्टेट कंपनीज ने कर्ज लेके जो हाउस और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई थी वो प्रॉपर्टीज बिक ही नहीं रही थी, क्योंकि प्रॉपर्टीज की प्राइस आम चाइनीज लोगों की इनकम से बहुत ज्यादा थी। इसी के चलते 2016 तक चाइना के बहुत से टाउन घोस्ट टाउन बनने लगे। कहा जाता है कि आज के समय चाइना में इतने फ्लैट खाली पड़े कि उनमें आराम से 6 से 10 करोड़ लोगों को बसाया जा सकता है। और यहीं से शुरुआत होती है चाइना के रियल एस्टेट क्राइसिस की। 2022 में एक एक करके चाइना की बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कर्ज के चलते डिफॉल्ट होने लगी, जिसके चलते चाइना में प्रॉपर्टी के दाम गिरने लगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2022 से चाइना में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी सेल्स, प्रॉपर्टी फंड रेज में 10 से 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। और चाइना के लिए बैड न्यूज ये है कि ये गिरावट 2023-24 में भी चालू है। रियल एस्टेट क्राइसिस से चाइनीज बैंक बुरी तरह से फंस गए हैं। बैंक्स ने जिन कंपनीज को लोन दिया है वो बैंकरप्ट हो गई हैं। इसके अलावा जिन लोगों को होम लोन दिया है वो लोग ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं। चाइनीज लोगों का कहना है कि जब उन्होंने लोन लेके प्रॉपर्टी ली थी तब उस समय प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा थे। आज के समय प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 से 40% गिर गई है। तो जब वैल्यू ही कम हो गई है तो लोन रीपे करने का क्या फायदा। अब इसके चलते एक एक करके चाइनीज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाइना में डिफॉल्ट हो रहे हैं। पहले कुछ लोग कहते थे कि चाइना में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आई है, चाइना में सब कुछ ओके है, चाइना हर साल $3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो देखो, सिर्फ एक्सपोर्ट से इकोनॉमी नहीं देखी जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए चाइना ने इस समय $1.4 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है और इसमें से ज्यादातर पैसा चाइना कर्ज लेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके इन चाइना। इसके अलावा चाइना ने दुनिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को खूब बेचा। दुनिया को चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने दिखा दिखा के भी खूब लूटा। चाइना ने जिन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसमें से 90% प्रोजेक्ट लॉस में है या बीच में ही रुक गए हैं। चाइना ने मलेशिया में एक हाईटेक सिटी बनाई और गैस करो क्या हुआ, वो सिटी भी घोस्ट टाउन बन गई है। चाइना सिर्फ अपने देश में घोस्ट टाउन नहीं बना रहा है, दूसरे देशों में भी बना रहा है। मलेशियन गवर्नमेंट कंपनीज को इंसेंटिव दे रही है कि वो सिटी में आए, पर फिर भी कोई उस सिटी में नहीं जा रहा है। चाइना ने कहा था कि ये सिटी जब बनेगी तो 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सिटी मलेशिया की जीडीपी में $50 बिलियन कंट्रीब्यूट करेगी, पर यह सिटी आज एक घोस्ट सिटी बन के रह गई है। इसके अलावा चाइना ने कंबोडिया में खूब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्हें सपना दिखाया, पर एंड में कंबोडिया में 500 बिल्डिंग खाली पड़ी है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको अफ्रीकन देशों में, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में देखने को मिल जाएंगे। चाइना ने इन देशों में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के चलते कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाए हैं, पर 90% वो प्रोजेक्ट फेल साबित हुए हैं। और अब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी फेल हो चुका है, जिससे चाइना का डेट बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए चाइना के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब चाइना की ही बैंड बजा रहा है। और बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और चाइना एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस स्लो डाउन से चाइना की ग्रोथ रेट थम जाएगी। जो चाइना तेजी से ग्रो करता था वो फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देख के कुछ इकोनॉमिस्ट को लग रहा है कि चाइना आने वाले समय में नेक्स्ट जापान बनने वाला है। जापान की तरह चाइना की भी आबादी तेजी से गिर रही है, चाइना में भी लोग तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, चाइना की फर्टिलिटी रेट जापान की तरह गिर रही है। इसके अलावा यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप वापस आ चुके हैं और वो चाइना पे हैवी टैरिफ इंपोज करने वाले हैं। तो चाइना का फ्यूचर भी अच्छा नहीं होने वाला है। पर देखो, भारत के लिए ये अच्छी बात है। 1990 में जो हाल जापान का था वो हाल इस समय चाइना का हो रहा है और अब भारत चाइना की जगह ले रहा है। भारत के पास इस समय बहुत बड़ी चीप यंग वर्कफोर्स है। साथ में इस समय यूएस, यूरोप की कंपनीज चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं और उन्हें भारत में वो पोटेंशियल दिख रहा है। तो भारत को बस टाइम टू टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म करना होगा और प्रॉपर प्लानिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, क्योंकि अगर भारत ने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की तो 15-20 साल बाद भारत का हाल भी चाइना जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।